एडजी पर वापस स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर क्वेरीइंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस को डिटेल में रिवाइज करेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो पास रखो और नहीं हो तो पैसिव लिसनिंग भी बिल्कुल ठीक है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। पुणे की स्टूडेंट अनन्या को एसक्यूएल क्वेरीज याद तो रहती थी, लेकिन फंक्शन और ग्रुप बी वाई में बार बार कंफ्यूजन होता था। आज हम उस कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। फंक्शंस, एग्रीगेट कैलकुलेशंस, ग्रुप बी वाई, रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, एग्जाम क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स। और सुनते समय एक नोटबुक एक्टिविटी रखेंगे। हर बड़े कॉन्सेप्ट के बाद तुम खुद आंसर दोगे, फिर हम रीजनिंग चेक करेंगे। हमारा गोल सिर्फ कमांड्स रटना नहीं है, गोल है समझना कि क्वेरी किस तरह डेटा को रिट्रीव, मैनिपुलेट और ऑर्गेनाइज करती है। अगर किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट डाउट आए तो उसे लिख लेना और बाद में एडजी के एआई ट्यूटर से उसी डाउट पर स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछ सकते हो। चलो पहले चैप्टर का मैप देखते हैं। इस एपिसोड में हम 5 बड़े हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले एसक्यूएल फंक्शंस, फिर ग्रुप बी वाई और एग्रीगेट फंक्शंस, उसके बाद रिलेशंस पर यूएनआईओएन, इंटरसेक्ट, माइनस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंत में 2 रिलेशंस को एक क्वेरी में यूज करना, एलियासेस और जॉइन समझेंगे। बीच बीच में मैं कंसेप्ट एंकर रहूंगा और स्वाति तुम्हें एग्जाम कोच की तरह रोककर पूछेंगी कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। शुरुआत क्लास 11 के कनेक्शन से करते हैं। वहाँ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, माइस्क्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करना, डेटा पॉपुलेट करना, मैनिपुलेट करना और एसक्यूएल क्वेरी से रिट्रीव करना सीखा था। क्लास 12 का ये चैप्टर उसी फाउंडेशन पर एडवांस्ड क्वेरिंग बनाता है, यानी नया चैप्टर अलग आइलैंड नहीं है। ये पहले सीखी हुई सीक्वल लैंग्वेज को ज्यादा पावरफुल बनाता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चैप्टर कैश रूम डेटाबेस यूज करता है। इसमें इन्वेंट्री रिलेशन, कार्स का नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल टाइप रखती है। कस्टमर में कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल होते हैं। सेल में इनवॉइस, कार, कस्टमर, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय और सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन रहती है। और चौथी रिलेशन एम्प्लॉय है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन और सैलरी स्टोर्ड है। एक सेकंड सोचो, अगर हमें कार की प्राइस बदलनी हो तो इंडिविजुअल वैल्यू पर काम, लेकिन अगर पूरी इन्वेंटरी की एवरेज प्राइस चाहिए तो कई रोज को साथ प्रोसेस करना पड़ेगा। यही डिस्टिंक्शन आगे फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन है, एसक्यूएल डेटा को अलग अलग लेवल्स पर कैसे प्रोसेस करती है। एक रो की वैल्यू को बदलना है, टेक्स्ट का लेंथ निकालना है, डेट से ईयर लेना है या पूरी ग्रुप का टोटल निकालना है। इन सिचुएशंस के लिए अलग फंक्शंस और क्लॉजेज हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन समझना सिंटैक्स याद करने से पहले आता है। अब सिंगल रो फंक्शंस पर आते हैं। इन्हें स्केलर फंक्शंस भी कहा जाता है। डेफिनेशन केयरफुली सुनो। ये एक सिंगल वैल्यू पर अप्लाई होते हैं और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर टेबल में 8 रिकॉर्ड्स हैं तो फंक्शन सामान्यतः हर रो के लिए एक रिजल्ट दे सकता है, इसलिए इन्हें रो वाइज प्रोसेसिंग की तरह सोचो। सिंगल रो फंक्शंस की 3 कैटेगरीज चैप्टर में दी गई हैं, न्यूमेरिक या मैथ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस नंबर्स एक्सेप्ट करके न्यूमेरिक रिजल्ट देती हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस कैरेक्टर डेटा पर काम करती हैं और कैरेक्टर या न्यूमेरिक रिजल्ट दे सकती हैं। डेट फंक्शंस डेट और टाइम वैल्यू से न्यूमेरिक, स्ट्रिंग या डेट टाइम रिजल्ट दे सकती हैं। क्विक चेक, पावर, राउंड और मॉड किस कैटेगरी में आएंगे? यूकेस, एमआईडी और लेंथ किस कैटेगरी में? और एयर या डे नेम? एक सेकंड पॉज करके अपने नोटबुक में 3 हेडिंग्स बनाओ और फंक्शंस प्लेस करो। तुम्हारा आंसर होना चाहिए न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। फंक्शन का नाम देखकर कैटेगरी पहचानना एग्जाम में बहुत टाइम बचाता है। एक और डिस्टिंक्शन याद रखो, सोर्स में सिंगल रो फंक्शंस को सेलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बीवाई क्लॉज में यूज करने की बात है।
इसके ऑपोजिट एग्रीगेट फंक्शंस को मल्टीपल रोज के ग्रुप पर अप्लाई किया जाता है और वे चैप्टर की कंपैरिजन टेबल के अनुसार सेलेक्ट क्लॉज में यूज होते हैं। यह कंपैरिजन लिखते समय ऑपरेशन लेवल, रिजल्ट और यूसेज तीनों पॉइंट्स मेंशन करना। अब न्यूमेरिक फंक्शंस को कामली खोलते हैं। पावर x कॉमा वाई, जिसे POW(x, y भी लिख सकते हैं, x को पावर y तक कैलकुलेट करता है। राउंड n कॉमा d नंबर n को d डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करता है। अगर d 0 हो तो नियरेस्ट इंटीजर मिलता है। मॉड a कॉमा b डिवीजन के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल से समझो। सेलेक्ट पावर ऑफ 2,3 का रिजल्ट 8 होगा। राउंड ऑफ 2912.564,1 का रिजल्ट 2912.6 है। राउंड ऑफ 283.2 बिना सेकंड आर्ग्यूमेंट के 283 देता है और ओमे डी ऑफ 21,2 का रिजल्ट 1 है, क्योंकि 21 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? MOD 25,10 क्या देगा? 5। अब दूसरा, पावर 3,2 9। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये है कि MOD को कोशेंट समझ लिया जाता है। OMOD हमेशा रिमाइंडर देता है और राउंड में D डेसिमल प्लेसेस बताता है, कोई रैंडम डिजिट नहीं। ये पॉइंट मिस मत करना। चैप्टर का कार एग्जाम्पल न्यूमेरिक फंक्शंस को प्रैक्टिकल बनाता है। प्राइस का 12% जीएसटी निकालने के लिए प्राइस को 12 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया गया और राउंड से 1 डेसिमल प्लेस रखा गया। फिर ऑल्टर टेबल से इन्वेंट्री में फाइनल प्राइस कॉलम ऐड किया गया और अपडेट से प्राइस प्लस राउंडेड जीएसटी स्टोर किया गया। फिर EMI लॉजिक आया। फाइनल प्राइस को 10 इंस्टॉलमेंट्स में बांटने के लिए पहले MOD से 10,000 की मल्टीपल्स के बाद रिमेनिंग अमाउंट निकाला गया। क्वेरी में राउंड ऑफ फाइनल प्राइस माइनस MOD ऑफ फाइनल प्राइस कॉमा 10,000 डिवाइडेड बाय 10 कॉमा 0 से EMI कैलकुलेट हुई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि फंक्शंस को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर कंबाइन किया जा सकता है। एक छोटा कैलकुलेशन चेक। D001 का फाइनल प्राइस सोर्स एग्जाम्पल में 6,52,526.6 है। MOD बाय 10,000 से रिमेनिंग अमाउंट 2,526.6 आता है। 10,000 वाले हिस्से को 10 इंस्टॉलमेंट्स में बांटने पर EMI 65,000 और इमीडिएट रिमेनिंग अमाउंट 2,526.6 दिखता है। फॉर्मूला को ब्लाइंडली याद मत करो, पहले रिमाइंडर हटाने का पर्पस समझो। और सेल एग्जाम्पल में कमीशन कॉलम ऐड किया गया। कमीशन सेल प्राइस का 12% है। फिर वेयर कमीशन ग्रेटर देन 73,000 से सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए। राउंडेड कमीशन के लिए राउंड कमीशन कॉमा 0 यूज हुआ। यहाँ दो अलग टास्क्स को अलग रखो। वैल्यू कैलकुलेट करना अपडेट का काम है और कंडीशन के बेसिस पर रिकॉर्ड्स चुनना सेलेक्ट विद वेयर का। अब टेक्स्ट डेटा की तरफ चलते हैं। UKS या अपर स्ट्रिंग को अपर केस बनाता है। LCS या लोअर केस बनाता है। MID सब स्ट्रिंग और सबस्टोर स्पेसिफाइड पोजीशन से सब स्ट्रिंग निकालते हैं। लेंथ कैरेक्टर्स की संख्या देता है। लेफ्ट साइड से n कैरेक्टर्स और राइट साइड से n कैरेक्टर्स और राइट साइड से n कैरेक्टर्स रिटर्न करते। एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनो। यूकेएस ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अपर केस रिजल्ट देता है। लोअर वही टेक्स्ट लोअर केस करता है। MID ऑफ इंफॉर्मेटिक्स 3,4 का रिजल्ट फॉर्म है। MID इंफॉर्मेटिक्स 7 से n तक एटाइकस मिलता है। लेंथ इंफॉर्मेटिक्स 11 है। लेफ्ट कंप्यूटर 4 कॉम्प देता है और राइट साइंस 3 NC देता है। एक सेकेंड सोचो, MID में पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों दिए हों तो आउटपुट कितना होगा? MID इंफॉर्मेटिक्स 3,4 में पोजीशन 3 से 4 कैरेक्टर्स यानी फॉर्म। अगर नहीं दिया तो पोजीशन से स्ट्रिंग के एंड तक। स्टूडेंट्स अक्सर पोजीशन को कैरेक्टर काउंट समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। इन STR स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग फर्स्ट अकरेंस की पोजीशन देता है। अगर सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो रिजल्ट 0 होता है। कस्टमर ईमेल से ऐट साइन से पहले वाला हिस्सा निकालने के लिए
इन str ईमेल कॉमा ऐड साइन की पोजीशन ली गई, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट में लेंथ की तरह यूज किया गया। यह नेस्टेड फंक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है। अब तुम बताओ, ईमेल में ऐड साइन प्रिंट नहीं करना हो तो लेफ्ट की लेंथ इन स्टार ईमेल कॉमा ऐड साइन होगी या आई एन स्टार ईमेल कॉमा ऐड साइन -1। सही आंसर -1 है, क्योंकि ऐड साइन की पोजीशन तक लेने पर वह कैरेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। क्वेरी पढ़ते समय आउटपुट रिक्वायरमेंट और कैरेक्टर पोजीशन को साथ देखना। वाइट स्पेस फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। LTRIM लीडिंग स्पेसेस हटाता है, RTRIM ट्रेलिंग स्पेसेस हटाता है और ट्रिम दोनों तरफ के स्पेसेस हटाता है। सोर्स एग्जांपल में दिल्ली से लीडिंग स्पेसेस हटने पर लेंथ 7 से 5 हो जाता है। पेन के ट्रेलिंग स्पेसेस हटने पर लेंथ 5 से 3 होती है। ट्रिम को लेकर एक सटल पॉइंट है। चैप्टर में ईमेल से डोमेन एक्सटेंशन हटाने के लिए trimOf.com फ्रॉम ईमेल का एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसलिए फंक्शन को सिर्फ स्पेसेस से जोड़कर मत देखो, सोर्स में स्ट्रिंग क्लीनिंग का यह यूसेज भी है। एग्जाम में फंक्शन का पर्पस लिखते समय इनपुट टेक्स्ट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों मेंशन करना यूजफुल रहेगा। कस्टमर टेबल के एग्जाम्पल से पैटर्न्स बनाओ। लोअर कास्ट नेम और अपर ईमेल एक ही सेलेक्ट में यूज किए जा सकते हैं। रोहिणी एड्रेस वाले कस्टमर का फोन एरिया कोड निकालने के लिए MID फोन 3,4 दिया गया। याहू ईमेल्स चुनने के लिए ईमेल लाइक % याहू % कंडीशन यूज हुई। अलग टास्क के लिए अलग फंक्शंस और ऑपरेटर्स कंबाइन होते हैं। क्विक रिकॉल चैलेंज, अगर मॉडल की लेंथ 4 से ग्रेटर हो और हमें पोजीशन 3 से एंड तक सबस्ट्रिंग चाहिए तो कौन से टूल्स लगेंगे? पहले लेंथ मॉडल ग्रेटर देन 4 कंडीशन, फिर सबस्ट्रिंग या MID मॉडल (3). आंसर तुरंत मत देखो, अपने मन में क्वेरी स्ट्रक्चर बोलकर देखो। यही एक्टिव रिकॉल मेमोरी को मजबूत करता है। अपडेट एंड टाइम फंक्शंस। NOW करंट सिस्टम डेट और टाइम देता है। डेट किसी डेट टाइम एक्सप्रेशन का डेट पार्ट निकालता है। मंथ न्यूमेरिक मंथ देता है। मंथ नेम मंथ का नाम, ईयर डे डेट का डे पार्ट और डे नेम डे ऑफ वीक का नाम देता है। फंक्शन और रिटर्न फॉर्मेट का पेयर याद रखो। एग्जाम्पल में मंथ नेम ऑफ 2003 नवंबर देता है, ईयर उसी डेट से 2003 और डे 24 जैसी न्यूमेरिक वैल्यू देता है। डे नेम अलग है क्योंकि वह वीकडे नेम रिटर्न करता है। एक सेकंड, डेट से मंथ नंबर चाहिए तो मंथ और मंथ का नाम चाहिए तो मंथ नेम। यह छोटा डिफरेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एम्प्लॉय टेबल में DOJ यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर डे, मंथ और ईयर अप्लाई करके ज्वाइनिंग डेट के अलग पार्ट्स डिस्प्ले किए गए। फिर डे नेम DOJ नॉट इक्वल टू संडे कंडीशन से संडे को एक्सक्लूड किया गया और डे नेम, डे, मंथ नेम और ईयर को रीडेबल फॉर्मेट में दिखाया गया। यहाँ फंक्शन आउटपुट और वेयर फिल्टरिंग साथ काम कर रहे हैं। सोर्स में थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी है। क्या डेट फंक्शंस पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड यूज कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस में बिना सोचे यस या नो मत लिखना। पहले फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप और ऑपरेशन की कंपैटिबिलिटी सोचो। अगर सर्टेनिटी ना हो तो इसे अपनी डाउट लिस्ट में रखकर एग्जैक्ट क्वेरी कॉन्टेक्स्ट के साथ वेरीफाई करो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया यानी सिंगल रो फंक्शंस कवर कर चुके हैं। रिकैप करो, एक वैल्यू इन, एक वैल्यू आउट, कैटेगरीज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, और ये फंक्शंस रो वाइज रिजल्ट दे सकते हैं। न्यूमेरिक में पावर, राउंड, मोड डॉट, स्ट्रिंग में केस, सबस्ट्रिंग, लेंथ और ट्रिमिंग डिक में करंट डेट, पार्ट्स और नेम्स। अब हम मल्टीपल रो फंक्शंस, जिन्हें एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पर होल के रूप में काम करते हैं और अप्लाइड कॉलम के लिए एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसलिए सिंगल रो फंक्शन का 1 रिजल्ट पर रो और एग्रीगेट फंक्शन का 1 रिजल्ट पर ग्रुप याद रखना। चैप्टर के एग्रीगेट फंक्शंस हैं मैक्स, एमाइन, AVG, सम, काउंट कॉलम और काउंट स्टार। मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू, एमाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू, AVG एवरेज और सम टोटल देता है। सोर्स एग्जांपल्स में इन्वेंट्री की मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, एवरेज प्राइस
और टोटल प्राइस निकाले गए हैं। एग्रीगेट फंक्शन इंडिविजुअल टेक्स्ट को अपर केस नहीं बनाता, उसका काम समरी कैलकुलेशन है। काउंट में दो फॉर्म्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट कॉलम उस कॉलम की वैल्यूज काउंट करता है और नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। काउंट स्टार टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या काउंट करता है। मैनेजर एग्जाम्पल में 4 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मेमनेम में एक नल है, इसलिए काउंट मेमनेम 3 और काउंट स्टार 4 देता है। एक एग्जाम स्टाइल चेक। अगर क्वेश्चन है टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो काउंट स्टार नेचुरल चॉइस है। अगर क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं, तो काउंट कॉलम। और अगर कंडीशन भी दी हो, जैसे मॉडल इक्वल्स वी एक्स आई, तो काउंट स्टार विद वेयर उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाली रोज काउंट करेगा। सोर्स में काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल से डिफरेंट मॉडल टाइप्स काउंट किए गए और रिजल्ट 6 आया। ए व्यू जी प्राइस विद वेयर मॉडल इक्वल्स एल एक्स आई से सिर्फ एल एक्स आई कार्स का एवरेज निकला। यानी एग्रीगेट फंक्शन पर वेयर लगाकर इनपुट रोज पहले फिल्टर की जा सकती हैं। पहले क्वालिफाइंग रोज चुनो, फिर उनका एग्रीगेट कैलकुलेट होगा। एक यूजफुल आंसर फ्रेम लिख लो। सिंगल रो फंक्शंस ऑपरेट ऑन वन रो एट टाइम, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, और सेलेक्ट वेयर ऑर्डर भी वाई में यूज हो सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस ग्रुप्स ऑफ रोज पर ऑपरेट करते हैं, ग्रुप के लिए वन रिजल्ट देते हैं, और एग्जांपल्स काउंट मैक्स एम इन ए वी जी सम है। कंपैरिजन टेबल में यही कीवर्ड्स मार्क्स दिला सकते हैं। मिनी क्विज। इन्वेंटरी में मॉडल इक्वल्स वीएक्सआई वाली रोज की संख्या निकालनी हो तो कौन सा पैटर्न? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी वेयर मॉडल इक्वल्स वीएक्सआई। डिफरेंट मॉडल्स की संख्या के लिए काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल। और सभी प्राइसेस का टोटल चाहिए तो सम प्राइस। तुम्हारा आंसर इन 3 पैटर्न से मैच कर रहा है। अब ग्रुप बी वाई। कई बार हमें हर इंडिविजुअल रो नहीं, बल्कि कॉमन वैल्यू के आधार पर समरी चाहिए। ग्रुप बी वाई स्पेसिफाइड कॉलम में सेम वैल्यूज वाली रोज को एक ग्रुप में अरेंज करता है। इसके साथ काउंट, मैक्स, मिन, एवीजी और एसअम जैसे एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स और कैटेगरी वाइज इंसाइट्स के लिए ये सेंट्रल क्लॉज है। सेल टेबल में कस्ट आईडी के आधार पर काउंट स्टार करने पर हर कस्टमर ने कितनी कार्स खरीदी यह मिलता है। C0001 और C0002 की काउंट 2 है, जबकि C0003 और C0004 की काउंट 1। एक सेकंड सोचो, अगर सिर्फ उन कस्टमर्स को दिखाना हो जिन्होंने 1 से ज्यादा कार खरीदी, तो कंडीशन कहाँ आएगी? उस कंडीशन के लिए हैविंग यूज होगा। ग्रुप बी वाई कस्ट आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। यही वेयर और हैविंग का एग्जाम रेलेवेंट डिफरेंस है। वेयर इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है, जबकि ग्रुप बी वाई के बाद हैविंग ग्रुप रिजल्ट पर कंडीशन स्पेसिफाई करता है। इसलिए एग्रीगेट कंडीशन को सामान्यतः हैविंग के साथ सोचो। मैं यहाँ थोड़ा चैलेंज करूंगी। क्या हर बार हैविंग की जगह वेयर लिख सकते हैं? नहीं। अगर कंडीशन काउंट जैसी एग्रीगेट वैल्यू पर है तो हैविंग चाहिए। अगर कंडीशन किसी रो के पेमेंट मोड या मॉडल पर है तो वेयर सूटेबल है। कॉमन मिस्टेक है एग्रीगेट कंडीशन को वेयर में डाल देना, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। पेमेंट मोड पर ग्रुप बी वाई करके हर मोड में पेमेंट्स की संख्या निकाली जा सकती है। सोर्स डेटा में बैंक फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड की काउंट 2 है, जबकि चेक और ऑनलाइन की काउंट 1। अगर सिर्फ मोर देन वंस वाले मोड्स चाहिए, तो हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 लगाया जाएगा। आउटपुट को अरेंज करने के लिए ऑर्डर बी वाई भी यूज हो सकता है। अब छोटा एक्टिव रिकॉल, ग्रुप बी वाई पेमेंट मोड, काउंट पेमेंट मोड और फिर ऑर्डर बी वाई पेमेंट मोड का लॉजिकल पर्पस क्या है? पहले सेम पेमेंट मोड्स को ग्रुप्स में रखना, फिर हर ग्रुप की नॉन नल पेमेंट वैल्यूज काउंट करना और अंत में मोड्स को ऑर्डर करना। क्वेरी को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना कॉन्सेप्ट मास्टरी का अच्छा टेस्ट है। एक रिपोर्टिंग एग्जाम्पल सोचो, लेकिन सोर्स ग्राउंडेड रहो। एम्प्लॉय वाइज टोटल कार्स सोल्ड या मैक्सिमम सेल निकालने के लिए सेल में एमआईडी के आधार पर ग्रुप बी वाई और काउंट या मैक्स सेल प्राइस लगाया जा सकता है। एक्टिविटी में यही टास्क्स दिए गए हैं।
क्वेरी लिखते समय सेलेक्टेड ग्रुपिंग कॉलम और एग्रीगेट कॉलम दोनों क्लियरली आइडेंटिफाई करो। अब तक हम फंक्शंस और ग्रुप BY कवर कर चुके हैं। एडजी में इस हिस्से को रिवाइज करने का नेचुरल तरीका है खुद से 3 क्वेश्चंस पूछना। कौन सी रोज इनपुट है, ग्रुपिंग कॉलम कौन है, और आउटपुट में 1 रिजल्ट पर रो आएगा या 1 रिजल्ट पर ग्रुप। अगर आंसर अटकता है, उसी डाउट को AI ट्यूटर के साथ सोक्रेटिक क्वेश्चन से खोलो। अब रिलेशंस पर ऑपरेशंस, UNION, इंटरसेक्ट और माइनस बाइनरी ऑपरेशंस हैं, यानी दो रिलेशंस पर काम करते हैं, लेकिन इन्हें अप्लाई करने से पहले कंडीशन याद रखो। दोनों रिलेशंस में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स का डोमेन सेम होना चाहिए। यह कंपैटिबिलिटी पॉइंट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। UNION सेलेक्टेड रोज फ्रॉम 2 टेबल्स कंबाइन करता है। अगर सेम रो दोनों रिलेशंस में हो तो रिजल्ट में वह रो एक ही बार दिखाई जाती है। डांस और म्यूजिक एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन आइदर इवेंट चाहिए थे, इसलिए UNION यूज हुआ। आइदर का मतलब दोनों में से किसी एक या दोनों में होना है। इंटरसेक्ट कॉमन टपल्स देता है। डांस और म्यूजिक में जो स्टूडेंट्स दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे वे इंटरसेक्शन में आए, माहिरा और संजय, इसलिए कीवर्ड दोनों याद रखो। UNION मीन्स ईदर रिलेशन का कंबाइंड सेट, इंटरसेक्ट मीन्स कॉमन रोज। आउटपुट में डुप्लीकेट कॉमन टपल रिपीट नहीं होता। माइनस या सेट डिफरेंस फर्स्ट रिलेशन में मौजूद लेकिन सेकंड रिलेशन में एब्सेंट रोज देता है। सोर्स एग्जाम्पल में डांस माइनस म्यूजिक के नाम से ऑपरेशन दिखाया गया, जबकि एक्सप्लेनेशन म्यूजिक ओनली स्टूडेंट्स की बात करती है। एग्जाम में ऑर्डर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि A-B और B-A का मीनिंग अलग होता है। क्विक चेक, अगर क्वेश्चन कहे दो इवेंट्स में पार्टिसिपेटिंग सभी स्टूडेंट्स चाहिए, डुप्लीकेट रोज एक बार, तो UNION। दोनों इवेंट्स में कॉमन स्टूडेंट्स चाहिए, तो इंटरसेक्ट। पहले टेबल के रोज जो दूसरे में नहीं है, तो माइंस। आंसर राइटिंग में ऑपरेशन का नाम, उसका पर्पस और इनपुट रिलेशंस का ऑर्डर तीनों लिखना सेफ अप्रोच है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दो रिलेशंस की रोज के सभी पॉसिबल पेयर्स बनाता है, चाहे कॉमन एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज सेम हो या नहीं। रिजल्ट का डिग्री यानी एट्रीब्यूट्स की संख्या दोनों रिलेशंस के डिग्रीज का सम होता है। कार्डिनैलिटी यानी रोज की संख्या दोनों रिलेशंस की कार्डिनैलिटीज का प्रोडक्ट होता है। डांस रिलेशन का डिग्री 3 और कार्डिनैलिटी 4 है। म्यूजिक का डिग्री 3 और कार्डिनैलिटी 5 है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिग्री 6 और कार्डिनैलिटी 20 होगा। फॉर्मूला को वर्ड्स में रखो, कॉलम्स ऐड, रोज मल्टीप्लाई। ये फ्रेज याद रहेगा, लेकिन आंसर में डिग्री और कार्डिनैलिटी की प्रॉपर डेफिनेशंस भी लिखना। एक सेकंड चैलेंज, अगर रिलेशन ए में 2 एट्रीब्यूट्स और 6 रोज हैं, रिलेशन बी में 4 एट्रीब्यूट्स और 3 रोज हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिग्री और कार्डिनैलिटी। डिग्री 6, कार्डिनैलिटी 18। ध्यान रहे, यह सिर्फ डायमेंशंस का कैलकुलेशन है। रोज का एक्चुअल मैचिंग कंडीशन इसमें नहीं लगाया जाता। मैचिंग चाहिए तो आगे जॉइन देखेंगे। अब हम फाइनल मेजर सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्वेरी, जब फ्रॉम क्लॉज में दो टेबल नेम्स कॉमा से लिखे जाते हैं, DBMS पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकता है। सिलेक्ट स्टार से सभी कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। डांस कॉमा म्यूजिक का रिजल्ट डिग्री 6 और कार्डिनैलिटी 20 वाला रिलेशन होगा। लेकिन सभी कॉम्बिनेशंस हमेशा यूजफुल नहीं होते। डांस और म्यूजिक के नेम समान हो, सिर्फ वही रोज चाहिए हो, तो वेयर कंडीशन डी नेम इक्वल्स एम नेम लगाई गई। यहाँ डी और एम टेबल एलियासेस हैं। एलियस टेबल का शॉर्टन नेम है, जिससे क्वेरी रीडेबल होती है और सेम कॉलम नेम्स की एम्बिग्युइटी दूर होती है। एलियस का रूल केयरफुली नोट करो। अगर फ्रॉम क्लॉज में टेबल को एलियस दे दिया, तो करंट क्वेरी में उसी एलियस से रेफर करना होता है। ओरिजिनल टेबल नेम को उसी क्वेरी में कैजुअली मिक्स नहीं करना चाहिए। जब दोनों टेबल्स में एक ही एट्रीब्यूट नेम हो, तो क्वालिफायर यूज करो, जैसे यू कोड या CU कोड, ताकि DBMS और एग्जामिनर दो को स्कोप क्लियर दिखे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन का डिफरेंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाता है,
जॉइन स्पेसिफाइड कंडीशन पर रिलेटेड टपल्स कंबाइन करता है। सोर्स का यूनिफॉर्म और कोस्ट एग्जाम्पल लो। दोनों में यू कोड कॉमन है, इसलिए रिलेटेड यूनिफॉर्म और कॉस्ट डिटेल्स को यू कोड इक्वालिटी के आधार पर जोड़ा जा सकता है। यही मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। जॉइन लिखने के 3 फॉर्म्स चैप्टर में दिए हैं। पहला, टेबल्स को एलियासेस के साथ फ्रॉम में लिखकर वेर यू कोड इक्वल सी, यू कोड। दूसरा, एक्सप्लिसिट जॉइन और ओ एन कंडीशन। तीसरा, नेचुरल जॉइन। पहले 2 फॉर्म्स में कॉमन यू कोड 2 बार दिखाई दे सकता है, जबकि नेचुरल जॉइन रिडंडेंट कॉमन एट्रीब्यूट को 1 बार दिखाता है। नेचुरल जॉइन तभी यूजफुल है जब दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट हो। सोर्स में यू कोड कॉमन है, रिजल्ट में यू कोड 1 बार और यू नेम, यू कलर, साइज, प्राइस जैसे रिलेटेड कॉलम्स दिखते हैं। 1 सेकेंड सोचो, अगर कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं हो तो नेचुरल जॉइन का आधार क्या रहेगा? इसलिए टेबल स्ट्रक्चर पहले इंस्पेक्ट करना जरूरी है। जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट अक्सर एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की फॉरेन की हो सकता है। यूनिफॉर्म में यू कोड प्राइमरी की है और कॉस्ट में वही रिलेटेड एट्रीब्यूट फॉरेन की तरह यूज होता है। 3 टेबल्स को इक्वालिटी कंडीशन पर कंबाइन करने के लिए सामान्यतः m-1 जॉइंस चाहिए। यह फाइनल सेक्शन का की रूल है। मैं एक मिसकंसेप्शन चेक करूं, क्या जॉइन सिर्फ इक्वालिटी कंडीशन के साथ ही पॉसिबल है? सोर्स के पॉइंट्स के अनुसार जॉइन क्लॉज के साथ टपल्स कंबाइन करने के लिए अन्य रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी कंडीशन वाला जॉइन और नेचुरल जॉइन कॉमन की एग्जांपल्स में सबसे स्पष्ट हैं। क्वेश्चन में दी कंडीशन को एग्जैक्टली फॉलो करो। अब कार शोरूम स्कीमा को रिलेशन थिंकिंग से देखो। इन्वेंटरी और सेल में कार आईडी कॉमन लिंक है, कस्टमर और सेल में कस्ट आईडी कॉमन लिंक है, सेल और एम्प्लॉय में एम्प आईडी कॉमन लिंक है। सोर्स चैप्टर का फोकस इन रिलेशंस के स्ट्रक्चर को समझकर मीनिंगफुल क्वेरीज बनाना है, न कि रैंडम टेबल्स को जोड़ना। पहले रिलेशन और कॉमन फील्ड आइडेंटिफाई करो। यहाँ एक्जी का एक छोटा स्टडी फ्लो नेचुरली यूजफुल है। चैप्टर के किसी जॉइंट डाउट को एग्जैक्ट वर्ड्स में एआई ट्यूटर से पूछो, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन में क्या डिफरेंस है या अलियास क्यों यूज करते हैं। फिर आंसर पढ़कर बंद कर दो और बिना देखे खुद एक्सप्लेन करो। यही एक्टिव रिकॉल और टीचिंग अ फ्रेंड स्टाइल रिवीजन है। अब एग्जाम ओरिएंटेड कंसोलिडेशन। अगर डेफिनेशन पूछी जाए, फंक्शन का पर्पस और रिटर्न वैलिड हो, सिंगल रो और एग्रीगेट में रोज प्रोसेस्ड, रिजल्ट काउंट और एग्जांपल्स कंपेयर करो। ग्रुप बी वाई में ग्रुपिंग कॉलम और एग्रीगेट फंक्शन आइडेंटिफाई करो। हैविंग को ग्रुप कंडीशन से कनेक्ट करो। रिलेशन ऑपरेशंस में कंपैटिबिलिटी कंडीशन और ऑपरेशन का मीनिंग जरूर लिखो। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए फंक्शन को छोटे पार्ट्स में पढ़ो। पावर में एक्सपोनेंट, राउंड में डेसिमल प्लेसेस, MOD में रिमाइंडर, MID में स्टार्टिंग पोजीशन और लेंथ, लेफ्ट तथा ईयर, मंथ और डे न्यूमेरिक पार्ट्स देते हैं, जबकि मंथ नेम और डे नेम नेम्स देते हैं। हर आउटपुट से पहले इनर फंक्शन का रिजल्ट सोचो। एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग में क्लॉज का रोल अलग रखो। सिलेक्ट बताता है क्या डिस्प्ले करना है, वेयर रो लेवल कंडीशन लगाता है, ग्रुप बाय समान वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स को ग्रुप करता है, हैविंग ग्रुप लेवल कंडीशन लगाता है, ऑर्डर बी वाई रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। यह चैप्टर इंट्रोडक्शन में दिए लर्निंग मैप का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फाइनल एक्टिव रिकॉल राउंड। पहला सवाल, वन रिजल्ट पर रो किसका संकेत है? सिंगल रो फंक्शन। दूसरा, नल को काउंट कॉलम कैसे ट्रीट करता है? इग्नोर करता है। तीसरा, ग्रुप पर कंडीशन, हैविंग। चौथा, कॉलम्स ऐड और रोज मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पांचवा, कॉमन एट्रीब्यूट पर रिलेटेड रोज, जॉइन। अपने आंसर्स मेंटली बोलो, फिर ही आगे सुनो। अगर तुम्हें इस चैप्टर के 5 आंसर फ्रेम्स लिखने हो तो ये रखो। स्केलर फंक्शन एक वैल्यू पर अप्लाई होकर एक वैल्यू देता है। एग्रीगेट फंक्शन रोज के सेट को समराइज करता है। ग्रुप बी वाई समान वैल्यूज को ग्रुप्स में रखता है। UNION इंटरसेक्ट और माइनस कंपैटिबल रिलेशंस पर ऑपरेशंस हैं।
और जॉइन रिलेटेड टेबल्स को कंडीशन के आधार पर कंबाइन करता है। अब नोटबुक चैलेंज। बिना चैप्टर देखे 3 छोटे टास्क लिखो। एक राउंड और एमओडी वाला न्यूमेरिक क्वेरी पैटर्न, एक ग्रुप डी वाई विद हैविंग पैटर्न और एक जॉइन विद ओएन पैटर्न। फिर हर क्वेरी के नीचे एक लाइन में लिखो कि इनपुट रोज कौन सी है और आउटपुट का मीन क्या है। सिर्फ सिंटैक्स नहीं, रीजनिंग भी चेक करनी है। चलो फाइनल रिकैप करते हैं। क्वेरीइंग एसक्यूएल फंक्शंस में क्लास 11 की एसक्यूएल फाउंडेशन से आगे बढ़कर सिंगल रो फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ऑर्डरिंग, ग्रुप बी वाई और मल्टीपल टेबल्स पर काम सीखा। पावर, राउंड और एमओडी न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। यूसीएसीएस, एमईडी, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इंस्ट्रा और ट्रिमिंग स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। एनओडब्ल्यू, डेट, मंथ, ईयर, डे और नेम फंक्शंस डेट टाइम हैंडलिंग के लिए हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, वेयर इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है जबकि एग्रीगेट रिजल्ट पर कंडीशन के लिए हैविंग चाहिए। काउंट कॉलम नल इग्नोर करता है, काउंट स्टार रिकॉर्ड्स काउंट करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल कॉम्बिनेशंस आते हैं, जॉइन में स्पेसिफाइड रिलेशनशिप और यूएनआईओएन इंटरसेक्ट या माइनस से पहले रिलेशंस की कंपैटिबिलिटी चेक करना मत भूलना। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, अपने नोटबुक में CAR शोरूम की 4 रिलेशंस का छोटा स्कीमा मैप बनाओ और कार आईडी, कैस्ट आईडी, एम्प आईडी वाले लिंक्स मार्क करो। फिर 3 क्वेरीज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। अगर किसी स्टेप पर डाउट हो, एडजी के AI ट्यूटर से एग्जैक्ट सवाल पूछकर एक्सप्लेनेशन लेने के बाद उसे बिना देखे दोबारा लिखो। बहुत बढ़िया। आज तुमने सिर्फ फंक्शंस की लिस्ट नहीं सुनी, बल्कि ये समझा कि डेटा को रो वाइज, ग्रुप वाइज और टेबल वाइज कैसे प्रोसेस किया जाता है। अब अपनी फाइनल चैलेंज का आंसर बोलकर देखो। अगर क्वेश्चन में कॉमन फील्ड और रिलेटेड डेटा हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, जॉइन की डायरेक्शन में सोचोगे। इसी तरह कम रिवीजन करते रहो। मैं हूं गौरव और मैं हूं स्वाति। एडजी के साथ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का ये एक्सटेंडेड रिवीजन यहीं कंप्लीट होता है। नोटबुक चैलेंज जरूर करना, कॉमन मिस्टेक को दोबारा चेक करना और याद रखना कि एसक्यूएल में स्ट्रांग बनने का रास्ता कमांड्स रखने से नहीं, क्वेरी के हर हिस्से का पर्पस समझने से आता है। अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।